हेलो दोस्तों, स्टडी टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मानव पाचन तंत्र के विषय में। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मनुष्य का पाचन तंत्र दो भागों से मिलकर बना होता है, आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा है पाचक ग्रंथियां या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इन दोनों के बारे में जानने से पहले आइए आपको मनुष्य के पाचन तंत्र का चित्र बनाना सिखाते हैं। उसके लिए सबसे पहले मुख गुहा वाले हिस्से से स्टार्ट करेंगे। जो पीछे ग्रसनी में खुलता है, और इस तरीके से ग्रसनी पीछे की ओर एक पतले लंबे नली, ग्रास नली या आसोफेगस कहते हैं, उसमें खुलता है। और आसोफेगस एक थैलेनुमा संरचना, जिसको अमाशय कहते हैं, उसमें जाकर के खुलता है। यह अमाशय हो गया। इसके बाद का जो भाग है ये छोटी आंत का हिस्सा है। तो छोटी आंत आएगा। छोटी आंत को पूरा बाद में बनाएंगे, उससे पहले बड़ी आंत को यहाँ पे बना लेते हैं। इस तरीके से बड़ी आंत को बना के कंप्लीट कर लेना है पहले। और अब छोटी आंत को इसके बीच में, चूँकि छोटी आंत की लंबाई अत्यधिक होती है, ये लगभग 6 मीटर के आसपास होता है, तो बीच में इसको ऐसे कुंडलित करके शो कर देना है। ये नली यहाँ से आया और यहाँ आने के बाद इसके भीतर ये कुंडलित हो जाता है। इस तरीके से हम इसको ऐसे शो करते जाएंगे। और अंत में फिर ये इस हिस्से से बड़ी आंत में खुल जाएगा। तो आसानी से इस चित्र को बना सकते हैं इतना। ये इसके आहार नाल वाले हिस्से का भाग है। थोड़ा सा इसमें और कुछ संरचनाओं को बना लेते हैं। देखिए, यहाँ से नासा मार्ग निकलता है हमारे श्वसन तंत्र का, और ये फेरिंग्स में जा कर के, अर्थात ग्रसनी वाले हिस्से में जा कर के खुला है, और यहीं से आहार नाल को क्रॉस करते हुए कंठ में जा कर के खुलता है। यहाँ पर एक छिद्र पाया जाता है जिसको बोलते हैं ग्लोटिस या कंठ द्वार, जिसके ऊपर एक ढक्कन होता है जो इपीग्लोटिस कहलाता है। तो यहाँ पे उसको देखेंगे आगे। तो इस तरीके से भोजन यहाँ से गुजरता है और इन हिस्सों से ऐसे गुजरते हुए लास्ट में इसके द्वारा बाहर निकल जाएगा। ये आहार नाल के पूरे हिस्से हैं। इस आहार नाल का नामांकन पहले कर लेते हैं। आइए, ये छिद्र जो मुख गुहा आगे की ओर खुलता है, मुख कहलाएगा। ये वाला हिस्सा मुख गुहा, पीछे की ओर यहाँ पे ग्रसनी, फेरिंक्स, ये 10-12 सेंटीमीटर के आसपास की लंबी नली, आसोफेगस या ग्रास नली या फूड पाइप जिसको कहते हैं। उसके नीचे थैलेनुमा संरचना, अमाशय या स्टोमच कहलाता है। उसके बाद यहाँ से जो इस कलर में बनाया गया है, ये छोटी आंत है। छोटी आंत दो भागों से मिलकर बना होता है। ऊपर का ये भाग ये कहलाता है ग्रहणी या डियोडिनम, और ये जो अत्यधिक कुंडलित होता है यह कहलाता है इलियम। उसके पश्चात ये वाला बड़ा हिस्सा जो दिख रहा है, ये बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। ये थैलेनुमा छोटा सा संरचना, ये मलाशय, और जो छिद्र के द्वारा यह बाहर खुलता है वो मल द्वार कहलाएगा, या एनस, रेक्टम और एनस।
इसमें जो जो नामकरण किया गया है वो सभी आहार नाल के हिस्से हैं। तो आहार नाल को पढ़ना है तो पहले हम इसके सभी भागों का नामकरण कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट होता है मुख। मुख पीछे की ओर मुख गुहा में खुलता है, बक्कल कैविटी। मुख गुहा फिर पीछे ग्रसनी में खुलेगा। ग्रसनी आगे की ओर बढ़ करके अमाशय में खुलता है। अमाशय फिर छोटी आंत में खुलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, जो 2 भागों का बना है। और छोटी आंत आगे की ओर बढ़कर बड़ी आंत में खुलता है। बड़ी आंत मलाशय में खुलता है और अंत में मलाशय मल द्वार के द्वारा या एनस के द्वारा ये बाहर खुलता है। तो आहार नाल मुख से लेकर के मल द्वार तक का जो हिस्सा है वो आहार नाल कहलाएगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी ऐसी ग्रंथियां हैं जो खुलते हैं। तो इसमें ध्यान रखना है 2 तरह की ग्रंथियां पाए जाते हैं इस पे। एक जो आहार नाल की दीवार में स्थित होते हैं और रस को, अपने जो पाचक रस होते हैं उसको डायरेक्ट इस आहार नाल में छोड़ते हैं। दूसरे वे प्रकार की ग्रंथियां जो आहार नाल से दूर स्थित होते हैं और अपने रस को एक नली के द्वारा इन सब आहार नाल में ला करके छोड़ते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां खुलते हैं। ये पहला फर्स्ट जोड़ी जो दोनों कानों के अगल बगल में स्थित होता है, ये कहलाता है पैरोटिड ग्लैंड, या इसको हिंदी में कहेंगे उपकर्ण, उपकर्ण ग्रंथि। दूसरा, जहाँ पे दोनों जबड़े ऊपर और नीचे के दोनों जबड़े मिले हैं उनके दोनों ओर एक एक ठो, तो यहाँ पे इस साइड से दिखा रहे हैं, साइड व्यू है तो एक ही दिखाई देगा ये। तो ये आएगा, ये कहलाता है अधोहनु या सब मैग्जिलरी या सब मैंडिबुलर, इसके 2 नाम हैं। अधोहनु ग्रंथि। उसके बाद यहाँ पर एक जोड़ी और पाए जाते हैं, यहाँ पे जीभ लगभग इधर समाप्त होता है उसके पास। तो ये कहलाते हैं दोनों सब लिंगुअल या अधोजिह्वा। अधोजिह्वा ग्रंथि। ये तीनों ग्रंथि एक एक नली के द्वारा अपना स्राव को मुख गुहा में छोड़ते हैं। तो एक पहला ये ग्रंथि हो गया, लार ग्रंथि 3 जोड़े होते हैं, संख्या में 6। अब आइए देखते हैं दूसरा ग्रंथि यहाँ पर स्थित होता है। यहाँ पर अग्नाशय या पेंक्रियाज जिसको कहते हैं, ये ग्रंथि होता है जो मिश्रित प्रकार का है, अर्थात यह अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकृति का होता है। तो ये अग्नाशय पेंक्रियाज हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है ये, और साथ ही साथ जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो लीवर या यकृत कहलाता है, यहाँ पे उसको बना दे रहे हैं। इस तरीके से 2 पाली का बना होता है। ये दोनों पालियाँ एक एक नली के द्वारा अपना रस को छोड़ते हैं और ये दोनों नलियाँ जा कर के एक छोटे थैलेनुमा संरचना जिसको पित्ताशय बोलते हैं या गाल ब्लैडर कहते हैं, उसमें दोनों का जो रस होता है वो आकर के जमा रहता है। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत या लीवर जो लगभग 1.5 kg के आसपास का होता है, और ये दोनों यहाँ से एक कॉमन संयुक्त पित्तवाहिनी के द्वारा इस ग्रहणी वाले या छोटी आंत वाले हिस्से में खुलते हैं। तो इस तरीके से 3 ग्रंथियाँ ये आहार नाल की दीवार से दूर स्थित होते हैं और अपने स्राव को नली के द्वारा छोड़ते हैं। कुछ ग्रंथियाँ और हैं जो सीधे आहार नाल की दीवार में होती हैं, जैसे अमाशय की दीवार में पाया जाने वाला जठर ग्रंथि। अमाशय की दीवार में, पूरी दीवार में जठर ग्रंथियाँ पाए जाते हैं जो जठर रस का स्राव करते हैं। और छोटी आंत की दीवार में पाया जाने वाला ब्रूनर्स ग्रंथि, यहाँ पे ब्रूनर्स ग्रंथि पाया जाता है। तो इसको देखते हैं, आइए इस पे कौन कौन सी पाचक ग्रंथियाँ हैं। पहला नंबर है लार ग्रंथि।
3 जोड़े होते हैं ये। दूसरा यकृत या लीवर, तीसरा अग्नाशय, चौथा हो गया अमाशय की दीवार में जो स्थित होता है जठर ग्रंथि, छोटी आंत की दीवार में पाए जाने वाले ब्रूनर्स ग्रंथि, और आहार नाल की दीवार में पाए जाने वाले म्यूकस ग्रंथि। ये म्यूकस श्लेष्मा या म्यूकस का स्राव करते हैं, जिससे आहार नाल की दीवार चिकनी बनी रहती है। तो इस तरीके से यदि हम इसका नामांकित चित्र बनाना चाहें तो बहुत सरल तरीके से नामांकन कर सकते हैं और इन भागों को याद रख सकते हैं। ये दोनों आहार नल पाचक ग्रंथियाँ मिल करके पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। अब आइए देखते हैं कि इस आहार नाल में भोजन में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो सबसे पहले भोजन मुख से मुख गुहा में प्रवेश करता है और यहाँ पे 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ लार का स्राव करते हैं। लार में मुख्यतः पानी जो लगभग 99% तक होता है और साथ ही साथ उसमें और कई एंजाइम होते हैं, जिसमें से 2 प्रमुख एंजाइम हैं। एक होता है लाइसोजाइम जो कि भोजन में आए हुए जो सूक्ष्म जीव या जिनको बैक्टीरिया कहें उनको मार देता है, और दूसरा है महत्वपूर्ण एंजाइम टाइलिन या एमाइलेज। यह स्टार्च का पाचन शुरू करता है, अर्थात मुख गुहा में ही स्टार्च का पाचन प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद जब लार अच्छी तरह से मिल जाता है तो भोजन छोटे गोलक के रूप में, वहाँ पे भोजन को गोलक कहने लगते हैं, तो गोलक के रूप में वह आगे बढ़ता है। जब ग्रसनी नामक स्थान पर आता है तो यहाँ ये दोनों हमारा श्वसन तंत्र और आहार नाल एक दूसरे को क्रॉस किए हुए हैं। यहाँ पर इपीग्लोटिस जो ढक्कन होता है वो ग्लोटिस छिद्र को बंद कर देता है, जिससे भोजन सीधे इस ग्रास नली में आ जाता है। ग्रास नली में जब भोजन आता है तो यहाँ पर कोई पाचक रस स्रावित नहीं होता, यहाँ पे भोजन सरक करके आगे बढ़ता है। सरक कर आशय है कि यदि भोजन यहाँ पे है तो इस तरीके से वहाँ पे उड़ जाएगा। फिर यह भोजन यदि आगे बढ़ता है, नीचे पहुँचता है, तो फिर ये यहाँ पे इस तरीके से, मतलब जिस स्थान पर पहुँचेगा वहाँ छोटा छोटा इस रूप में वो दिखते जाएगा। तो भोजन सरक करके क्रमानुकंचन गति के कारण सरक करके आगे आता है और आकर के इस अमाशय में जमा हो जाता है। अमाशय में इसके अग्रभाग में यहाँ पर और इसके यहाँ पे पश्च, जहाँ छोटी आंत खुला, दोनों स्थान पे एक एक वाल्व होते हैं। तो यह वाल्व बंद रहता है, पायलोरिक छिद्र कहलाता है ये। अमाशय मुख्यतः 3 भाग का बना होता है। जो ऊपर की ओर होता है हृदय की ओर, यह कार्डियक कहलाएगा, बीच वाला फंडिक, और तीसरा भाग जो इधर होता है पायलोरिक कहलाता है। अमाशय की दीवार से जठर रस का स्राव होता है। ये जठर रस में कुछ महत्वपूर्ण एंजाइम स्रावित होते हैं। साथ ही साथ उसमें जो स्रावित HCl का स्राव भी होता है, मतलब HCl के साथ साथ उसमें कुछ महत्वपूर्ण एंजाइम जैसे प्रोटीन के पाचन करने वाले पेप्सिन, रेनिन, म्यूसिन और जठर लाइपेज, ये 4 महत्वपूर्ण एंजाइम स्रावित होते हैं। तो HCl जो होता है ये HCl अम्ल है और यह अमाशय में जो आता है भोजन उसके pH मान को 1.3 से 3.5 पे ला देता है, मतलब इनके बीच में ला देता है। यहाँ पे भोजन हल्का क्षारीय होता है, यहाँ पर जब पहुँचता है तो वह हल्का अम्लीय हो जाता है, जिसके चलते टाइलिन की क्रिया रुक जाती है। मतलब इसका कार्य होगा भोजन को अम्लीय बनाना और टाइलिन की क्रिया को रोक देना। दूसरा, जितने निष्क्रिय एंजाइम होते हैं वो सब, जो एंजाइम स्रावित होते हैं वो निष्क्रिय अवस्था में स्रावित होते हैं, उन सबको ये सक्रिय बना देता है। तीसरा, इसका कार्य यदि भोजन में कुछ अभी भी जीवाणु बचे हुए हैं तो HCl उसको नष्ट कर देता है। चौथा कार्य होता है कि भोजन में मान लीजिए कैल्शियम वगैरह के कुछ अंश आ गए, अर्थात नॉनवेज वाले हिस्से कुछ आ गए, तो उनको भी यह गला करके ख़त्म कर देगा। इन दोनों छिद्रों को खुलने व बंद होने को भी यह नियंत्रित करता है। और HCl साथ ही साथ भोजन को अमाशय में सड़ने से बचाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं इसके। और बाकी जो प्रोटीन पाचक एंजाइम हैं उनको हम किसी अगले वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से पूरा विस्तार से अमाशय में पाचन होता है, ग्रहणी में पाचन होता है और इलियम में पाचन होता है। तो आगे देखिए, यहाँ पे जब
अमाशय की दीवार जठर रस को बहुत अच्छी तरह से भोजन में मिला देता है। उसके बाद भोजन यहाँ पे कायम कहलाने लगता है। इस प्रकार के भोजन को कायम कहते हैं और इसकी दीवार क्रमानुकंचन गति के द्वारा धीरे धीरे इस भोजन को थोड़ा थोड़ा करके आगे की ओर बढ़ाते हैं। ये पायलोरिक छिद्र खुल जाता है और भोजन पहुंचता है ग्रहणी में, छोटी आंत के पहले भाग ग्रहणी में। ग्रहणी में यकृत से आया हुआ पित्तरस जो इस गाल ब्लाडर या पित्ताशय में जमा रहता है वो, और साथ ही साथ अग्नाशय से आया हुआ अग्नाशयी रस, दोनों एक साथ आकर के उस कायम भोजन में मिलते हैं। हालांकि यकृत से जो पित्तरस आता है उसमें कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते, लेकिन फिर भी वह पाचन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। यकृत के कुछ महत्वपूर्ण कार्य, जैसे यह यूरिया का निर्माण यही करता है। ये यूरिया का निर्माण करेगा, रक्त में डाल देता है, फिर आगे जा कर के वो किडनी या वृक्क है उस रक्त को छान करके यूरिया को अलग निकालता है और वो हमारे यूरिन के साथ बाहर कर दिया जाता है। और ये यकृत क्या करता है, आरबीसी जो होता है उस आरबीसी को विघटित करके पित्तवर्णक का निर्माण करता है। पित्तवर्णक दो होते हैं, बाइलोरुबिन और बिलिवर्डिन, इन दोनों का निर्माण करता है ये। साथ ही साथ यकृत पित्त लवण भी बनाता है। पित्त लवण जो यहाँ पर भोजन में जो वसा है, वसा का छोटे छोटे टुकड़ों में वसा को तोड़ देता है, अर्थात वसा का इमल्सीकरण कर देता है। और इसमें जो वसा में घुलनशील विटामिन है उसका भी ये संश्लेषण करता है। तो इस तरीके से यकृत बहुत महत्वपूर्ण पाचन में भूमिका निभाता है। इस अग्नाशय में पाचन से संबंधित सभी एंजाइम पाए जाते हैं, अर्थात जो भोजन की मुख्य अवयव हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इन सबको पचाने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। तो अग्नाशय के रस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं। ये आकर के भोजन में अच्छी तरह मिलता है और उसके जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा वगैरह का पाचन स्टार्ट करता है। जब अच्छी तरह मिल जाते हैं तब यहाँ पर भोजन काइल कहलाता है। ग्रहणी में भोजन को काइल कहते हैं। उसके बाद भोजन इस छोटी आंत की दीवार में, छोटी आंत पे पहुँचता है। छोटी आंत की दीवार में कुछ महत्वपूर्ण संरचनाएं पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए इसका यदि इस तरीके से काट करें तो ऐसे गोल दिखाई देगा। इसके भीतर ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे विलाई पाए जाते हैं, सूक्ष्मांकुर या इनको विलाई, जो उंगली के समान निकले रहेंगे ऐसे प्रवर। इनके जहाँ जहाँ से निकलते हैं, ये मान लीजिए विलाई हो गया इस तरीके से ऐसे, ये तो जहाँ जहाँ से निकला है यहाँ यहाँ पे ये जो स्थान होंगे इनको बोलते हैं लीवर कून की दरारें। और इन्हीं दरारों में ये ब्रूनर्स ग्रंथियाँ खुलते हैं। तो ये ब्रूनर्स ग्रंथियाँ अपने स्राव को छोड़ेंगे और जिसमें भी पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, तो ये यहाँ से अपने स्राव को छोड़ता है और आकर के इसमें मिलता है वो। उसके बाद ये जो विलाई जो पाए जाते हैं, विलाई जो होते हैं या सूक्ष्मांकुर जो बोलते हैं इनको, ये भोजन को अवशोषण करते हैं। जो पचित भोजन है उसको अवशोषित कर लेगा और अवशोषित करने के बाद इनको लिम्फ वाहिनियाँ इसके अंदर होते हैं और रक्त नलियाँ होते हैं। तो रक्त नलियों में ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट इनको अवशोषित करके, इनके मतलब सरल अणु, जैसे प्रोटीन है तो प्रोटीन अमीनो एसिड में टूट जाएगा, अमीनो अम्लों में, तो उनको अवशोषित करके डाल देगा रक्त नलियों में। कार्बोहाइड्रेट है तो वह सरल अणु ग्लूकोज में टूट जाएगा, उसको अवशोषित करके ये रक्त नलियों में डाल देता है। लेकिन जो वसा है, वसा को वसीय अम्लों में टूटता है और उसको भी अवशोषित करके इसकी दीवार, विलाई की दीवार, उसको इसमें जो लिम्फ वाहिनियाँ होते हैं, लसिका वाहिनियाँ, उनमें स्थानांतरित कर देता है। इस तरीके से भोजन इसमें अवशोषित हो गया, पचित भोजन। अपचित भोजन इस नली के द्वारा इस बड़ी आंत में आता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। जहाँ पे ये खुलते हैं वहीं पे एक अतिरिक्त संरचना पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं अंधनाल या सीकम। सीकम कहलाता है ये, और सीकम से ही एक 5-6 सेंटीमीटर के आसपास की एक उंगली के समान प्रवर्ध निकला रहता है जिसको अपेंडिक्स कहते हैं। ये सीकम और अपेंडिक्स दोनों सेलुलोज के पाचन में सहायक होते हैं। तो हमारे शरीर में सेलुलोज का पाचन नहीं होता, इसलिए हमारे शरीर में रिड्यूस हो चुके हैं।
अर्थात ये आश्रित हैं और ये अवशेषीय अंग के रूप में हमारे शरीर में पाए जाते हैं। कभी कभी इस अपेंडिक्स में कुछ सूजन आ जाता है, सूजन के चलते फूलकर बड़ा हो जाता है, तो इसको ऑपरेशन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अब भोजन हाँ, और एक बात यहाँ पे कि इलियम और बड़ी आंत जहाँ पे खुलते हैं वहाँ पे एक कपाट होता है, वाल्व, जिसको इलियोसिकल वाल्व कहते हैं। इस वाल्व से भोजन इसमें आएगा, लेकिन वापस यहाँ से छोटी आंत में नहीं जाने देता। भोजन जब इस बड़ी आंत में आता है, यह अपचित भोजन, तो बड़ी आंत की दीवारें उसमें से पानी को अवशोषित कर लेते हैं। अधिकांश मात्रा में पानी का अवशोषण बड़ी आंत के द्वारा होता है और उसके बाद उसमें जो इसमें बड़ी आंत में और भी कुछ सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जो सहजीवी, जिनको सहजीवी जीवाणु कहेंगे। वो सहजीवी जीवाणु क्या करते हैं कि यहाँ पे भोजन का, अपचित भोजन है उसका किण्वन करने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप कुछ गैसें बनते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, अमोनिया वगैरह, तो उनका निर्माण होता है। और अपचित भोजन फिर मलाशय में आकर के जमा हो जाता है और जिसे समय समय पे मल द्वार के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। तो यदि इस तरीके से पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बना करके वर्णन करना चाहें तो बहुत आसान तरीके से आप इसका वर्णन कर सकते हैं। तो कैसा लगा दोस्तों यह वीडियो? अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।